Good morning, students. Myself Rakesh Srivastava from GVM Convent School Basti. स्टूडेंट्स, आप लोगों को सेल के बारे में बताया जा रहा था और सेल के बारे में काफ़ी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं और कुछ चीज़ें बची हुई हैं जो आज एक्सप्लेन हो जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि ये समर वेकेशन से पहले का ये लास्ट वीडियो या लास्ट क्लास होगा ये लेक्चर। इसके बाद आप लोगों का समर वेकेशन हो जाएगा, सैटरडे तक चलेगा। तो मैं समझता हूँ ये साइंस का समर वेकेशन से पहले का लास्ट लेसन हुआ। तो सेल के बारे में मैंने बताया था आपको, सेल के 3 पार्ट बताए थे। पहला पार्ट बताया था कि सेल मेम्ब्रेन होता है, दूसरा पार्ट बताया था साइटोप्लाज्म और तीसरा पार्ट न्यूक्लियस बताया था। तो साइटोप्लाज्म के अंदर मैंने बताया था बहुत ढेर सारे बॉडीज़ उसमें फ्लोट करती रहती हैं, उनको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और सेल ऑर्गेनेल्स में मैंने आपको कुछ के बारे में एक्सप्लेन किया था। मैं दिखा दूँ एक बार, आपको रिकैप हो जाएगा। मैं इस दूसरे कैमरे को यूज़ करना चाहूँगा। ये कुछ सेल ऑर्गेनेल्स बताया था मैंने आपको, ये इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया था जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये क्या करता है, ये सिंथेसिस में काम करता है और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको सिक्रीट करता है। जो यूजफुल सब्सटेंसेस सेल के अंदर होती हैं उनको सिक्रीट करता है और ट्रांसपोर्टेशन में भी सहायता करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, ये भी फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में सहायता करता है, कुछ केमिकल को सिंथेसाइज करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करता है। राइबोसोम एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, जो दानेदार स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है। यहीं पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तीसरा नेक्स्ट पार्ट वैक्यूल बताया था। वैक्यूल जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, या तो बहुत छोटा होता है और प्लांट सेल में बड़ा सा होता है। ये प्लांट सेल को टर्जिटी प्रोवाइड करता है और एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीट करने में सहायता करता है। वेस्ट मटीरियल उनको एक्सक्रीट करने में सहायता करता है। लाइसोसोम जो बताया था आपको कि ये एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। लाइसोसोम का काम होता है कि ये जो वर्न आउट सेल्स होती हैं या वेस्ट सेल होती हैं तो उनको ये डिस्ट्रॉय करता है और ख़ुद फट जाता है और केमिकल सिक्रीट करके वेस्ट मटेरियल को ख़त्म करने में सहायता करता है। सेंट्रोसोम इसके बारे में बताया था मैंने, ये सेल डिवीजन में सहायता करता है और एनिमल सेल में पाया जाता है। आज मुझे आपको बताना है प्लास्टिड के बारे में, जो कि छूटा हुआ था। ये तीसरा जो कि लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स है। ये प्लास्टिड जो होता है ये एक्चुअली पाया जाता है केवल प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। तो ये प्लास्टिड का मेन काम होता है। देखिए ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये प्लास्टिड्स है, प्लांट सेल में ही होता है, प्लांट सेल में ही प्लास्टिड पाया जाता है। ये प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं। इनका काम होता है कि प्लांट को कलर देना। तो ये प्लास्टिड, पहला प्लास्टिड जो टाइप है वो है क्रोमोप्लास्ट। इसके अंदर का पिगमेंट जो पाया था उसे क्रोमोफिल कहते हैं। ये रेड और येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कोई रेड येलो और बैगनी वगैरह जो होता है उस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लावर का कलर जो है या आम में जो ग्रीन से रेड होता है ये क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। यानी क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट पाया था उसे क्रोमोफिल कहते हैं, और क्रोमोफिल ही कलर देता है रेड येलो और अदर कलर। फ्लावर का कलर यही देता है। दूसरा है जो प्लास्टिड वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक तरह की पिगमेंट पाई जाती है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल पौधे को हरा रंग देता है। पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तीसरा जो है ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस पिगमेंट होता है। ये अधिकतर रूट्स वगैरह को कलर देता है। तो ये 3 तरह के प्लास्टिड पाए गए, और ये प्लास्टिड बहुत ज़रूरी होते हैं पौधे में प्लांट को कलर देने के लिए। इस तरह से इतने सेल ऑर्गेनेल्स हो गए जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर जाते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट फिनिश हो गया है। अब मैं तीसरा जो सेल का पार्ट होता है उसको बताऊंगा। वो तीसरा पार्ट है ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस
ये तीसरा प्लांट का पार्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि सेल की सारी एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है। ये न्यूक्लियस का फिगर आप बना लेंगे, इसका लेवल डायग्राम न्यूक्लियस का, रोक लेंगे, इसको पॉज कर लेंगे, न्यूक्लियस का लेवल डायग्राम बना लेंगे। न्यूक्लियस जो होता है सेल में, अगर वो एनिमल सेल है तो वो सेंटर में पाया जाएगा, लेकिन प्लांट सेल है तो किनारे की तरफ पाया जाता है। देखिए यहाँ प्लांट सेल है, किनारे की तरफ पाया जाता है, इसे पेरीफेरल होता है। और एनिमल सेल में ये सेंट्रोइड होता है, सेंटर में पाया जाता है। तो ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसके बाहर देखिएगा, जो सबसे बाहर की लेयर जो है इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बाहरी लेयर। इसके अंदर का जो लिक्विड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम होता है, इसके अंदर जो सैप है, सैप कहो या प्लाज्म कहो, दोनों का मतलब लिक्विड होता है। इस लिक्विड को ये कवर करता है, ढकता है। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगी तो इसका न्यूक्लियोप्लाज्म जो है फैल जाएगा। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ढेर सारे धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड्स जो होते हैं एक्चुअली है क्या, इसको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इसी के ऊपर छोटे छोटे डीएनए पाए जाते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड्स के छोटे टुकड़ों को डीएनए कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ भाई, प्लांट सेल के अंदर रहेगा तो ये आरएनए कहलाएगा, लेकिन एनिमल सेल में रहेगा तो ये डीएनए कहलाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म आप जानते हुए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, इसी पे जीन्स पाए जाते हैं। और सेंटर में, न्यूक्लियस सेंटर में ये गोल सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अच्छा, तो ये चीज़ समझिए, सेल को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस को कंट्रोल करने के लिए जो बॉडी है वो न्यूक्लियोलस है। तो अच्छा, एक चीज़ बताऊंगा, कुछ ऐसे सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जैसे आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और कुछ ऐसी सेल्स होती है जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे पैरामीशियम की एक सेल में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये न्यूक्लियस के बारे में हो गया। तो ये न्यूक्लियस के बारे में भी मैंने बता दिया आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। न्यूक्लियस का फिगर आप बना लेंगे, और सारे ये जो ऑर्गेनल्स दिखा रहे हैं इनका नाम नोट कर लेंगे। तो ये फिगर में हो गया, ये इंपॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे सेल को मैंने बताया कि बहुत छोटी साइज़ होती है, 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक होता है। ये प्लांट सेल आप देख रहे हैं, तो इनकी साइज़ छोटी होने के कारण इनको देखने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सबसे जो इजी इंस्ट्रूमेंट जो आता है वो हैंड लेंस होता है, जो वो थोड़ा सा उतना पावरफुल नहीं होता है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पर हैंड लेंस है, ये हैंड लेंस है, इस सेल को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, वो 5-6 गुना ज़्यादा दिखा सकता है। लेकिन उसके बाद आता है माइक्रोस्कोप। ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, इससे कोई भी अगर स्पेसिमन है लगभग, तो वो 10 से 25 गुना ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है इसको देखने से, इस सिंपल माइक्रोस्कोप से। फिर आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बहुत ही माइन्यूट चीज़ें आप देख सकते हैं, लगभग 500 गुना ज़्यादा बड़ा देख सकते हैं आप। जो साइज़ है उसकी ओरिजिनल साइज़ है उससे 500 टाइम्स ज़्यादा बड़ी उसको देख सकते हैं इलाज करके। अब और एडवांस में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया है, जो कि उससे आप लगभग 5000 गुना ज़्यादा तक देख सकते हैं। अगर कोई छोटी चीज़ है, मान लीजिए 1 माइक्रोन की है, तो 5000 माइक्रोन तक की बड़ी कई जाती है उससे। तो इन सब से जो है माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। अच्छा, शेप के बारे में मैं बताऊं कि शेप जो होता है सेल का, कई शेप होता है, शेप वेरी करता रहता है। कोई देखिएगा, जो हमारी ये देखिए, ये सब देखिए, अमीबा का ये सेल है,
अनियमित आकार का हो, एमार्फस होता है। अनियमित माने एमार्फस शेप। पैरामीशियम का देखिए स्लीपर के शेप का होता है। एगुलिना का देखिए शेप एक ही सेल के है सब है। इसके अलावा जो आरबीसी सेल होती है, रेड ब्लड सेल, ये बाई कॉनकेव सेल होती है। बाई कॉनकेव सेल होने से क्या होता है, ऑक्सीजन के ऑब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है ब्लड में। इसके अलावा मसल सेल्स लंबी लंबी सेल्स होती हैं। तो इस तरह से सेल के कई आकार हो सकते हैं, सेल के आकार उसके शेप वेरी करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ जो हैं ये भी सेल है, पैरामीशियम का दिखाया ही मैंने। ये है एक अलगा है डायटम्स, उसका भी शेप देखिए। तो शेप वेरी करता रहता है। तो शेप छूट गया था, मैंने शेप के बारे में आपको बता दिया। पैरामीशियम जो होता है एक तरह का ऐसा, ये प्रोटोजोआ है। इसके अलावा एक और होता है, उसका नाम है अमीवा। अमीवा का शेप जो है एमार्फस होता है, कोई शेप निश्चित नहीं होता है। तो इस तरह से जो है आपको मैंने दिखा दिया कितने शेप के सेल्स हो सकती हैं। तो आप ये